Good morning, all of you, my dear students. लास्ट 3 पार्ट में हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बताया. आज ऑल द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का समराइजेशन के साथ पिछले क्लास में जो हमने वीडियो डाला था उसमें कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है वो पार्ट क्लियर नहीं हो पाया था बहुत सारे विद्यार्थियों का. तो आज हम फिर से एक बार उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्लासिफाइड कैसे कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. मेजर चूंकि ऑलरेडी ये पास्ट वीडियो बन चुका था लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेरी था कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी उस वीडियो में. उस वीडियो में वो जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए हमने फिर से प्रयास किया. आज आपको पूरा एक एक पार्ट को क्लियर करके हम आज बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, किस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस आधार पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे. उससे पहले एक छोटा सा 2 मिनट हम लोग लास्ट 2 वीडियो का एक सारांश हम लोग ले लेते हैं कि हमने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सबसे मेजर पॉइंट जो हमने दिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट 2 अलग अलग पहलू हैं. तो 2 अलग अलग पहलू में फर्स्ट एग्रीमेंट, सेकंड इज द कॉन्ट्रैक्ट. यह ऐसा कह सकते हैं, बहुत लोगों का मानना है एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्रीमेंट. तो ये इस चीज को एक बार फिर से हम और क्लियर कर देते हैं कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में मेजर डिफरेंस होता है इनफोर्सिबिलिटीज बाय लॉ का. इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है कि जिस भी एग्रीमेंट में इनफोर्सिबल बाय लॉ होता है यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, वैसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट का प्रारूप हम लोग कह सकते हैं. लेकिन जिस एग्रीमेंट में हमारा लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस एग्रीमेंट को कभी भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो सोशल एग्रीमेंट होता है, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, नेवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन बोथ ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीमेंट और द सोशल एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटीज बाय लॉ नहीं होता है. चलिए उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स क्या होता है. थोड़ा कैमरा को हम लोग स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट हमने यहां पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटीज. वैलिडिटीज के आधार पे हमने बांटा है. वैलिडिटीज के आधार पे हमने बांटा है. सबसे पहला हमने दिया है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा है फर्स्ट, अच्छा वो कोई बात नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और थर्ड है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छे से इस तीनों को समझेंगे यानी कि these 3 the classification of the contract on the basis of their validity. वैलिडिटी के आधार पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में बांट रहे हैं. पहला फर्स्ट हो जाएगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग तीनों को एक एक पार्ट को, एक एक चीज को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे. फॉर एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे ताकि वो क्लियर हो जाएगा. बहुत लोगों का पिछले क्लास में था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था. तो हम लोग आगे स्लाइड को थोड़ा सा मूव करते हैं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये नाम से ही हमारा वैलिड है. वैलिड का मतलब होता है एवरीथिंग, ऑल द क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल, दैट इज कॉल्ड वैलिड. अगर आप किसी भी चीज की बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, दैट मीन्स कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अगर हमारा फुलफिल होता है, दैट इज कॉल्ड वैलिड. उसको हम लोग वैलिड बोलते हैं. यानी अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल द प्रोविजन अंडर सेक्शन 10. अब ये अंडर सेक्शन 10 क्या है? अंडर सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पहलू है जिसके अंतर्गत एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है. अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि a person who fulfill the condition
all the criteria of section 10 of Indian Contract Act 1872. This is called a valid contract. Next, void contract is a very important. Void contract, an agreement which was legally enforceable when entered into, but which has become void due to supervising impossibility of performance. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, बोलता है कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन ऑफ चाइना, यानी वाइट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। वाइट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा इधर हम लोग क्या करते हैं। वाइट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रारूप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वास्तविक में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें इन्फोर्सिबिलिटीज भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्फोर्सिबिलिटी होगा ही, लॉ भी होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है। लेकिन सडनली कुछ कारण से वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि a contract between citizen of China and India is a valid contract during peace, but if war break out between the two countries, यानी कि पहले क्या था कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो दोनों के बीच में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था। बट ड्यू टू द वॉर, किसी कारणवश जो वार के कारण वो क्या हुआ, वो पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो किसी कारण से जो वार हुआ उसके बाद वो क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, दो कंट्री के बीच में टूट गया। दिस इज कॉल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि पहले वो इनफोर्सिबिलिटीज था, पहले वो इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वाइड पहले कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इन केस किसी कारण से वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। दिस इज कॉल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती में इनफोर्सिबिलिटीज था, वो जब भी हम लोग जैसे ही हम लोग इंटर किए वहां पे इनफोर्सिबिलिटी था, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ड्यू टू सम रीजन, व्हाटएवर द रीजन। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे संबंध थे, जब अच्छे संबंध थे तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बट ड्यू टू वॉर और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकती है, उस कारण से दोनों में क्या हुआ, जब दोनों के बीच में विवाद होने लगा तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, दोनों का आपस का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, टूट गया। दिस इज कॉल्ड अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज voidable contract. According to section 2I, an agreement which is enforceable by law, इस बात को हम लोग पहले ध्यान से गौर करेंगे। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party but not at the option of the other is voidable contract. अच्छे से समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। ABC threatens to kill XYZ. He does not agree to sell his property at every very lower price to him. His essential element free concept is absent. अब आते हैं हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। हम लोग voidable contract की बात कर रहे थे। voidable contract का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, वह फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फिर क्या हो सकता है, लास्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि कोई ए या XYZ कोई व्यक्ति है, बी को वो क्या करता है, थ्रेटिंग करता है। थ्रेटिंग का मतलब होता है वो दबाव डालता है। क्या चीज के लिए दबाव डालता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बी का जो प्रॉपर्टी है उसका कीमत अगर 5 लाख रुपया है एंड ए थ्रेटिंग देम कि उसको 1 लाख रुपया में उसको क्या करना है, बेच देना है, बेचना होगा। तो वो उसको क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया में बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, थ्रेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केसेस में क्या होगा, यहां पे एक चीज और है
कि लिखा हुआ है कि एसेंशियल एलिमेंट फ्री कंसेंट इज एब्सेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जो सहमति होती है, जो कंसिडर यानी जो सहमति होता है वो एब्सेंट है। दैट मीन्स कि वन ऑफ द पर्सन टू थ्रेटिंग टू द अनदर ऑफ पर्सन एंड जो सामने वाला व्यक्ति है वो फ्री कंसेंट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा फ्री कंसेंट नहीं है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी 5 लाख की प्रॉपर्टी है एंड ए थ्रेटिंग कर रहा है उसको कि वो प्रॉपर्टी को वो 1 लाख में ही दे दे। तो उस केसेस में फ्री कंसेंट यहाँ पे एब्सेंट है। तो उस केसेस में जब भी होगा तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर बी ने ए को ये पहले ये वॉइड हो सकता है, अगर एक बार वो वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बी अगर पहले ए को कंसर्ट में ले लेता है कि हम ए प्रॉपर्टी को 1 लाख में सेल कर देंगे, अगर वो किसी को नहीं बताता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो बता देता है तो दैट मीन्स कि वो थ्रेटिंग के साथ वो काम कर रहा है, इसलिए वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रारूप होगा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अनइनफोर्सेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, enforceable contract, it contract which otherwise valid but cannot be enforced because of some technique defect like absence of a proper stump। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर द कॉन्ट्रैक्ट वो हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वन ऑफ द पर्सन ए एंड अनदर पर्सन इज द बी, जब दोनों के बीच में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो क्या होता है, टेक्निकल एरर के कारण वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जैसे हमने भी दिखाया कि स्टंप नहीं होने के कारण वो टेक्निकल एरर था जिसके चलते वो नहीं हुआ। दिस इज अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसमें अनइनफोर्सेबल है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अभी हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटीज, राइट। अब हम लोग देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड सेकंड इज द फॉर्मेशन, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो एक समराइजेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट्स क्लासिफाइड बिटवीन 2 पार्ट्स। First on the basis of the validities and second is on the basis of the formation, right। अब on the basis of the validity it is divided among the valid contract, void contract and voidable contract. As far as the formation of the contract, it is also classified among different parts. First is the express contract, second is the implied contract, third is the कंस्ट्रक्टिव और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट इज वो चल आप नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है। पहला हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वन इंटर्ड इनटू बाय वर्ड व्हिच मे बी ईदर बी स्पोकन और रिटेन। दैट मीन्स कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर बी स्पोकन और रिटेन, वो चाहे वो वर्बली भी हो सकता है या फिर लिखित भी हो सकता है। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 lakhs टू बी बाय वर्ड ऑफ माउथ और बी एग्री टू बाय ऑफर इट द इज प्राइस बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब फॉर्मेशन की बात आती है तो जब फॉर्मेशन के अंतर्गत जब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बोलता है या तो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि आप वर्बली कर सकते हैं या रिटन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम और आप जब कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट इज द रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। तो आपने जैसे मेरे को बताया कि हमने बताया कि हम आपके प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, वर्बली बात हुई है और यू आर डिसाइडेड टू एग्री फॉर दैट, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों के बीच में
आपसी सहमति हो गई है, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले एक और होगा सर, इसको पहले थोड़ा और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन ईदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ इम्पोज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छे से समझते हैं इसको। इस स्लाइड को हमने आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, यूट्यूब चैनल में इसका लिंक भी दिया हुआ है। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही होगी, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब कोई हम लोग बात करते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं रोड पर जा रहा था, अचानक से हमें एक फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द किसी बच्चे का एक पूरा डॉक्यूमेंट हमारा प्राप्त हो गया, हमें मिल गया, उसको काट दीजिए। जब हमें वो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ तो वहां पे हमारी जिम्मेदारी, अभी तक हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे वो मिला तो वहां पे हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट वो जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज को उसके मालिक तक हमें पहुंचा देना है। तो अब क्या है कि उस व्यक्ति के जिसका जो ओरिजिनल उसका व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का मालिक है, वो और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कुछ था ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, जो कि हम लोग क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का रूप में बात करते हैं। इससे थोड़ा जरा सा बैक आएंगे सर, एक बार और थोड़ा बैक आएंगे, और बैक आएंगे थोड़ा, एक और थोड़ा बैक आएंगे, नहीं नहीं और आगे आगे थोड़ा सा, थोड़ा और आइए। हाँ, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं हम लोग। जैसे सपोज मान लिया जाए कि ना हम आपको जानते हैं, ना कहीं दोनों के बीच में किसी तरह का कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बाय डिफॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? सपोज मान लीजिए कि हमें यहाँ से रांची जानी है, तो हम एक बस के ऊपर बैठे और बस वाले और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हमें वो रांची तक छोड़ देगा और हम उसको उसके एवज में क्या करेंगे, कुछ पैसा देंगे। दिस इज कॉल्ड, हम हमारे और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रारूप आ गया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आज का जो पिछले क्लास में जो क्वेरीसिटी थी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बहुत क्लैरिटी नहीं है, होपफुली ये वीडियो को देखकर, और ये जो पीपीटी है उसको हम लोगों ने लिंक भी, पीपीटी का लिंक भी शेयर हम उस यूट्यूब चैनल पे कर देंगे, और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी लॉ की बात आती है, तो इसके बाद हम लोग नए यूनिट में यानी यूनिट 2 में बहुत सारा पार्ट है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे मेजर रिक्वेस्ट आपसे है कि यूट्यूब चैनल को देखते रहे और जरूर जो भी क्वेरीसिटी है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि उस चैप्टर में, उस टॉपिक में कौन सी ऐसे पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। हम प्रयास करेंगे फिर से उस वीडियो को बनाने का, फिर से आपको नए सिरे से उसको बताने का, ताकि आपके अंदर और भी क्लियरिटी आए। बाय।